हेलो एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से बच्चों आपका वीडियो नहीं प्रॉपर तरीके से जा पा रहा है किसी वजह से। तो कुछ दिन 2 एक दिन और थोड़ा सा दिक्कत है, फिर वीडियो रेगुलर पहले की तरह ही जाएंगे आपके। तो बच्चों हमने पिछला जो आप चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, जाविर हुसैन का था सांवले सपनों की याद, जो कि एक संस्मरण था। और ये संस्मरण ये सालिम अली, जो कि एक पक्षी वैज्ञानी थे जिनके बारे में आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे, उनके बारे में था। तो वीडियो 2 3 4 दिन का लगभग हो चुका है, तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करवाती हूँ। इसके एक्सरसाइज यानी प्रश्न अभ्यास मैंने नहीं करवाए थे आपको, तो थोड़ा सा मैं इसको एक बार रिपीट करती हूँ आपको थोड़ा सा नया करने के लिए। फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें जो है लेखक ने 1987 में उसी समय प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु हुई थी, और उसके तुरंत बाद ही लेखक ने यह संस्मरण अपने स्मृति के आधार पे लिखा था। और वो उनके काफ़ी करीबी थे सालिम अली, लेखक जाविर हुसैन। और उनकी मृत्यु से लेखक काफ़ी दुखी होता है, और यह डायरी शैली में लिखा हुआ संस्मरण है। उस दुख, उस अवसाद को लेखक ने एक याद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वह याद कैसी है? सांवले सपनों की याद, अर्थात वह सपना जो सालिम अली की आँखों में बस रहा था, उस सपने को साकार रूप देने का जो उनका प्रयास था। कौन सा सपना था उनकी आंखों में, वो चैप्टर से आपको स्पष्ट हुआ होगा। वो पक्षियों और प्रकृति के बारे में सोचते रहते थे, उसको किस तरह से हमको बहुत अच्छा भविष्य देना है, पक्षियों की देखभाल, उनके लिए एक अच्छा परिवेश तैयार करना, प्राकृतिक वातावरण जो कि उनके लिए दूषित होता जा रहा है प्रत्येक पक्षियों के लिए, उसको फिर से लौटना उसकी तरफ, प्रकृति की तरफ, और पक्षियों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना। ये उनका सपना था कि कौन से पक्षी सारे विश्व स्तर पे कितने प्रकार के पक्षी हैं, उनको किस तरह का माहौल चाहिए, कैसा परिवेश चाहिए, वो हर पक्षी के बारे में खोज करना चाहते थे, हर पक्षी के बारे में जानना चाहते थे। और उनकी मृत्यु के बाद लेखक काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि उनके आत्मीय में से एक थे, और उस दुख और अवसाद को लेखक ने डायरी शैली में यहाँ पे संस्मरण लिखा है। तो लेखक का जो तरीका है लिखने का, देखिए, एक साधारण सी बात को सुनहरेपन की लेखक की मृत्यु हो गई, इसको लेखक ने किस तरह से अपने व्यथा को व्यक्त करने के लिए उसको कितना सुंदर शब्द दिया है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस साधारण सी बात को कि उनकी मृत्यु हो गई, अब उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता, बस इस नॉर्मल सी बात को अवसाद और दुख में लेखक ने कितने सुंदर शब्दों में अपनी भावना को व्यक्त किया है, आपने पहले 2 लाइनों में ही देख लिया। तो लेखक ने सलीम अली के बारे में जो भी लिखा आपने चैप्टर में पढ़ा था, मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। इसमें D.H. लॉरेंस, जो कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, ये भी प्रकृति के प्रेमी थे, और वो विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं लिखते थे। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का बहुत ही गहरा लगाव था। वे मानते थे कि मानव जाति उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ हवा में फैली हुई है। वे यह मानते थे कि हमें हमारा प्रकृति की ओर लौटना ज़रूरी है, यानी हमें फिर से प्रकृति की
ओर लौटना चाहिए। हम जो कृत्रिम दिनचर्या में विश्वास रखने लगे हैं, हम आधुनिकता के चक्कर में मशीनी बना दिए अपने जीवन को। हमारा मशीनों के बिना, इस कृत्रिम व्यवस्था के बिना हमारा जीवन नहीं सही ढंग से चल पाता है। तो हमें इस आदत से हट करके हमें फिर से प्रकृति की तरफ लौटना होगा और हमें फिर से वही प्रकृति प्रेम अपनाना होगा। तो ये तो था चैप्टर के बारे में, मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया क्योंकि समय हो गया था, लेसन पढ़ाए 2-4 दिन। तो अब हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो आपने चैप्टर पढ़ा, आपको पता चला होगा सालिम अली जब छोटे थे, यानी बचपन की अवस्था में, उनके मामा जी ने उनको एक एयर गन दी थी। उस एयर गन से उनकी छत पर बैठी एक गौरैया घायल हो गई उस एयरगन के द्वारा और वह गिर पड़ी, जो कि नीले कंठों वाली गौरैया थी। और उस घटना ने इनको इस तरह से प्रेरित किया, उस गौरैया का इलाज करने के लिए उन्होंने उसके बारे में जानना चाहा कि किस प्रकार से ये जो है ठीक हो पाएगी और इसका इलाज हो पाएगा। इसके चक्कर में उन्होंने उसके बारे में, गौरैया के बारे में पता लगाना शुरू किया कि उन्हें कैसी प्रकृति चाहिए, उसका इलाज कैसे होगा। ये सारी बातें जानने के लिए उन्होंने बहुत सारी छानबीन की, बहुत सारे इस तरह की पुस्तकें देखी उन्होंने, लैब देखे, कहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ जुटाने लगी कि गौरैया की देख रेख कैसी होती है, ये कैसे पक्षी है, अगर ये चोटिल हो जाए तो इसका इलाज कैसे हो सकता है। इस तरह की सारी बातें उन्होंने जाननी चाहिए और उसका उन्हें लाभ भी हुआ। लास्ट में क्या हुआ, उनका रुझान उसकी तरफ इतना बढ़ गया कि उनकी पूरी जीवन शैली ही बदल गई। उनका पक्षी प्रेम ही उनका जीवन बन गया। उनके बारे में, जैसे वो उस गौरैया के बारे में खोज करना चाहते थे कि वो किस तरह से ठीक होगी, क्या कैसे होगा, तो वो जो है उनका एक लक्ष्य बन गया कि हमको इन पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, इनकी देख रेख के बारे में जानना है, कौन सा पक्षी कहाँ रहता है, किस परिवेश में रहता है, किस पक्षी के लिए कौन से जलवायु, कौन सा पर्यावरण उचित है, उसके लिए कौन सा वातावरण, क्या उसके लिए नुकसानदेह है, उनके लिए कैसा वातावरण उत्पन्न करना है। उन्होंने यह अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और उसी के अनुसार वो सारे कार्य करने लगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सालिम अली के जीवन को दिशा बदल दिया, तो उनके जीवन की दिशा कैसे बदल गई? उस पक्षी के चोटिल होने से, जो उसके इलाज के लिए या उससे प्रेरित होकर उन्होंने जो वो खोजबीन शुरू की, जो वो अन्वेषण शुरू किया उन्होंने कि कैसे गौरैया की देख रेख की जाए, गौरैया का देखभाल कैसे की जाए, इस अन्वेषण के चक्कर में उनके जीवन की दशा बदल गई। उनके जीवन का लक्ष्य वही हो गया कि पक्षियों के बारे में खोज करना, पक्षियों के बारे में अन्वेषण करना। उसके बाद धीरे धीरे इस खोज के चक्कर में उन्हें पक्षियों से इतना गहरा प्रेम हो गया, इतना लगाव हो गया कि शायद वो परिवार से अपने या और लोगों से वो प्रेम नहीं रखते थे जो प्रेम उनका पक्षियों के प्रति था और इस तरह प्रकृति के प्रति था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गईं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे दिया है, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को
रेगिस्तान की हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र शालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें नम हो गईं। तो यहाँ पे तात्पर्य है कि सालिम अली, पहले तो आपका आंसर देखिए, सालिम अली पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा। तो उनका खतरा क्या था? जो साइलेंट वैली थी उसको रेगिस्तानी हवा की गर्म झोंकों से जो नुकसान होने वाला था, उसके बारे में उन्होंने जिस ढंग से बताया प्रधानमंत्री को, और उन्होंने ये भी बताया कि इस साइलेंट वैली में यहाँ पे जो भी पक्षी जीव जंतु हैं, ये रेगिस्तानी हवा की झोंकी जब इसको बर्बाद करेंगे तो किस तरह से इसका कुप्रभाव उन पक्षियों के ऊपर पड़ेगा जो कि यहाँ निवास करते हैं, जिनका जीवन यहाँ पनपता है, जो यहाँ सुखी रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा उनके जीवन को प्रभावित करेगा। और उसके बारे में उन्होंने जो वर्णन किया, तो जो चौधरी चरण सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, वो भी प्रकृति से प्रेम रखने वाले व्यक्ति थे। यहाँ पे दिया है, देखिए कि चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले थे, अर्थात प्रकृति के प्रेमी थे। जो पानी की बूंद, पहली बूंद जब गांव की मिट्टी पर, धरती पर पड़ती है, तो उससे जो एक सुगंध उठती है, जो महक उठती है, उसको एहसास करने वाले, उसको समझने वाले वो प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए उनकी बातें उनके समझ में आए। और किसी भी एक इंसान का इस तरह पक्षी या जीव जंतु के बारे में इतनी गहराई तक सोचना, उनके बारे में इतना विचार करना, ये देखकर उनकी आंखें नम हो गई कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को प्रकृति से, पक्षी जीवन से, पक्षियों से कितना अत्यधिक लगाव है, कितना स्नेह है, उसके बारे में कितने अंदर तक, कितने करीब से ये सोच सकते हैं कि उनको क्या नुकसान होगा, उनसे क्या उनको लाभ हानि होगी। और अपनी कोई इतने ऊंचे व्यक्ति से मिलने जाता है तो वो पहले अपनी बातें करता, अपने लाभ की बातें करता है। उन्होंने किसकी बात की? प्रकृति और पक्षी जगत की बात की, जो कि उनको आश्चर्य और हैरत में डालने वाला था, तथा उनकी आंखें नम हो गई थी। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो यहाँ पे मैंने सालिम अली के अलावा जो लेखक ने लिखा है उसमें लॉरेंस के बारे में भी थोड़ा सा पीछे के पेज पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि जब वो ग्रेस लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से उनके बारे में कुछ कहने को, कुछ लिखने को कहा गया कि आपके पति जो है, आपके हस्बैंड, एक प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति से उनका गहरा लगाव था, या जो भी उनका जीवन था, आप उनकी पत्नी हैं तो आप उनके बारे में कुछ लिखिए। वो लिखते थे, उपन्यासकार थे लॉरेंस। तो उनके बारे में लिखने को जब उनकी पत्नी से कहा गया तो वो बहुत ही दुखी हो गई। अपने के खोने का जो गम होता है वो उनके चेहरे पे दिखाई देने लगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मैं उनके बारे में क्या लिखूं, मैं उनके बारे में लिखने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वो तो इंसानों से ज़्यादा इस प्रकृति और पंछियों के साथ ज़्यादा समय बिताते थे। वो इतना समझते थे इन पंछियों के बारे में कि वो भी उनकी भाषा और उनके बारे में जानते थे। उनके साथ रहने की वजह से शायद वह गौरैया उनके साथ साथ मेरे बारे में भी मुझसे कहीं ज़्यादा जानती होगी। और मैं उनके बारे में क्या लिखूं, ये गौरैया, मेरी छत पे बैठने वाली गौरैया शायद मुझसे ज़्यादा लॉरेंस के बारे में जानती होगी। यह उनका उत्तर था। जो D.H. लॉरेंस थे वो प्रकृति के प्रेमी थे। अब मैंने आपको बताया था लेसन पढ़ाते समय, और उन्होंने कहा भी था कि
क्योंकि हमें प्रकृति की तरफ वापस जाना चाहिए। उनका प्रकृति से इतना गहरा लगाव था, साथ साथ वो पशु पक्षियों से भी पक्षी प्रेमी थे। सालिम अली की तरह ही वो भी पक्षियों से अत्यंत प्रेम और लगाव रखते थे। तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने वही बात कहा कि मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ उनके बारे में कुछ लिखने के बारे में। मुझसे ज़्यादा तो शायद मेरे छत पे बैठी गौरैया उनके बारे में अच्छी तरह बता सकेगी। वह उनके और मेरे हम दोनों के बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा जानकारी रखती होगी। तो ऐसा किस लिए कहा? क्योंकि उनको अपने परिवार, अपने आदमी जनों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा उन पक्षियों से लगाव था। उन पक्षियों के साथ वो कहीं ज़्यादा समय बिताते थे अपने परिवार के साथ समय बिताने की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो 2 क्वेश्चन सालिम अली से था, तीसरा क्वेश्चन आपका डी.एच. लॉरेंस के बारे में था। चौथा क्वेश्चन है, आप कुछ कथन दिए हुए हैं इसी चैप्टर से और उसका आशय स्पष्ट करना है। तो आशय स्पष्ट करने के लिए पहली लाइन है आपकी, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जैसे लॉरेंस क्या थे? एक उपन्यासकार थे, लेकिन वो प्रकृति से प्रेम रखते थे और वह जीवन को, मनुष्य को भी उन्होंने क्या उपाधि दी? मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की तरह है। वो प्रकृति में इतना घुल मिल गए थे कि वो मनुष्य को भी प्रकृति का ही एक अंग मानते थे, जो कि वाकई में ये सही बात है। लेकिन वो पेड़ पौधों, जंतुओं की तरह ही मनुष्य को मानते थे। डी.एच. लॉरेंस, उनको प्रकृति से इतना गहरा लगाव था। तो यहाँ पे कहा गया है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। जैसे लॉरेंस प्राकृतिक जीवन के प्रतिरूप थे। जैसे उन्होंने कहा कि मनुष्य एक विशाल उखड़े हुए पेड़ की तरह है, अर्थात प्रकृति में ही अपने आप को महसूस करते थे। तो उसी तरह से प्रतिरूप यानी छाया जो किसी चीज़ की होती है, प्रकृति की छाया अपने को मानते थे। तो उसी के अनुरूप वो यानी सालिम अली भी डी.एच. लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक ज़िंदगी यानी प्राकृतिक, जो ईश्वर प्रदत्त प्रकृति है, उसी के प्रतिरूप यानी प्रति छाया के रूप में थे। यानी मनुष्य जीवन से अलग, जो प्रकृति ने जैसे भेजा है हमें प्राकृतिक रूप से या प्रकृति की गोद में, जैसे हम कृत्रिम जीवन से अलग एक प्राकृतिक दुनिया जो है प्रकृति की दी हुई ईश्वर प्रदत्त, उसी की वो नेचुरल छाया थे। यानी नैसर्गिक यानी जो नेचुरल है, प्रकृति है, वो प्राकृतिक जीवन ही जीना चाहते थे। तो ये उसका तात्पर्य हो गया। दूसरी लाइन है आपकी, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन भी देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों का गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ पे जो मृत्यु रूपी अटल सत्य है, उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है लेखक ने। यहाँ पे देखिए, आपके पहले ही पेज का है यह लाइन, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों का गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। जिस्म की हरारत यानी जो हमारे शरीर की गर्मी होती है, उष्मा होती है, जो हमारे जीवन के लिए, जब कोई भी किसी की भी मृत्यु होती है तो लोग पहले उसको चेक करते हैं कि शरीर उसका गर्म है कि नहीं। तो मृत्यु के बाद वह उष्मा समाप्त हो जाती है, उसको यहाँ पे उर्दू भाषा में हरारत लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि कोई अपने जिस्म की हरारत, अपने शरीर की कोई गर्मी और अपने दिल की धड़कन, जो कि जीने का मुख्य एक जो विशेषता है, जीवन की प्रमुख विशेषताओं में से एक है कि धड़कन चल रही है अगर, तो वही कह रहे हैं अपने शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उनको जिंदा नहीं करा सकता, अर्थात वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अगर कोई चाहे भी कि उसे ज़िंदा कर दें और वह फिर से वह कार्य करने लगें, उन पक्षियों के लिए फिर से वह
वही कार्य शुरू कर दें, उनकी देख रेख, उनका अन्वेषण उनकी खोज में लग जाए, तो वह नहीं हो सकता है। क्योंकि जो चिर सत्य है, आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी है, यानी अब वह प्रकृति की गोद में ही सो गई है और कोई चाह कर भी उसे जिंदा नहीं कर सकता है। तो यह है दूसरे लाइन का अर्थ। तीसरी लाइन है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। तो इसका तात्पर्य है उनकी विशालता, उनके जीवन की। आप भी जानते हैं टापू की सीमा होती है। टापू देखने योग्य होता है, उस कहाँ से कहाँ तक ही ये आप जानते हैं। वो चारों तरफ पानियों से समुद्री पानी से घिरा होता है। जबकि सागर क्या है? सागर की कोई सीमा नहीं है, असीमित है। ना उसकी गहराई मापी जा सकती है, ना ही उसकी चौड़ाई मापी जा सकती है, ना ही उसकी लंबाई। वो असीमित है। सागर अथाह कहा गया, अथाह सागर। तो टापू जो है, टापू सीमाबद्ध होता है, चारों तरफ से पानियों से घिरा होता है। सागर जो है वह अथाह होता है। तो सालिम अली का जीवन वैसे ही एक सागर के समान हो गया था, सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता था। वो पक्षियों के खोज में कहीं तक जा सकते थे, कोई सीमा नहीं थी उनके जीवन की। जैसे टापू की एक सीमा होती है, तो वह सीमा उनके अंदर नहीं थी। जैसे टापू जल से चारों तरफ से घिरा होता है, वह किसी चीज़ से नहीं घिरे थे, बंधन मुक्त थे पूरी तरह। अपने आप को उन्होंने बंधन मुक्त किया था। सिर्फ उनके जीवन का लक्ष्य था पक्षियों का अन्वेषण। उसके लिए वह कोई सीमा उनके पास नहीं थी, असीमित तक जा सकते थे, कहीं तक वो जा सकते थे पक्षियों के खोज में, उनके देख रेख की चाह में। जहाँ तक उनसे हो जा पाता वहाँ तक जाते। इसीलिए उनके जीवन को अथाह सागर, यानी जिसका कोई थाह न हो, कोई सीमा रेखा न हो, कोई अंत न हो, उस अथाह सागर के रूप में लेखक ने उनके जीवन को उपाधि दी है, उपमा दी है उस सागर के रूप में। अर्थात एक टापू बनने की बजाय, जिससे टापू ऊंचाई तो रखता है, दूर से दिखाई देता है, उस पर लोग जाना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो सीमित होता है। जबकि सागर क्या है? अथाह है, और उसको कोई मापने का प्रयास नहीं कर सकता, कोई उसमें थाह लगाने का प्रयास नहीं कर सकता कि यहाँ से वहाँ कहाँ तक है, मैं जाकर नाप लूँ। तो ऐसा प्रयास उसका व्यर्थ होगा, निरर्थक होगा। तो वो सालिम अली का जीवन था, उनका व्यक्तित्व था, जिसको कोई था नहीं सकता था कि ये कहाँ तक जा सकते हैं और उनका लक्ष्य क्या था। आप जानते ही हैं, पक्षियों का जीवन ही उनका अपना जीवन था। पक्षियों के पीछे ही उन्होंने जीवन पर्यंत जो भी किया, पक्षियों के लिए ही किया। इसके बाद है क्वेश्चन आपका, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे लेखक की भाषा शैली, पहली विशेषता जो मुझे नज़र आई, आप देख सकते हैं कि इन्होंने भाषा का जो मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। इनकी पहली विशेषता मिश्रित भाषा का प्रयोग, यानी उर्दू शब्दों का प्रयोग और हिंदी का प्रयोग। कहीं तो इतनी क्लिष्ट हिंदी आपको मिलेगी, क्या आपको समझना पड़ेगा। और उसके अलावा उर्दू का भी बहुत ही शुद्ध रूप से प्रयोग किया है इन्होंने, फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है, कुछ अंग्रेजी शब्द भी इसमें आए हैं। तो ये मिश्रित भाषा शैली जो है, उसका बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है लेखक ने। और कहीं कहीं तो ऐसे लिखा है कि एक ही शब्द में उर्दू और हिंदी का इतना बढ़िया प्रयोग है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, सारे शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। जैसे कि देखिए, सैलानियों, यहाँ पे देखिए अंतहीन सफ़र, अंतहीन एक शुद्ध और तत्सम हिंदी शब्द है, जबकि सफ़र एक उर्दू शब्द है। तो इसका एक साथ कितना सुंदर प्रयोग किया है। सुनहरे परिंदों, सुनहरा और परिंदा शब्द, खूबसूरत पंखों पर सवार, सांवले सपनों का एक हुजूम, वादी की तरफ अग्रसर। यहाँ पे देखिए अग्रसर कितना सुंदर हिंदी शब्द, और वादी एक उर्दू शब्द, संभव। इस तरह से आप जहाँ भी देखेंगे बहुत ही सुंदर मिश्रित शब्दों का प्रयोग लेखक ने किया है।
देखिए यहाँ पे झरनों असबारों, दोनों एक ही शब्द है लेकिन दोनों का प्रयोग बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। तो मुझे तो पहली विशेषता यही इनकी लेखन शैली की नज़र आई कि बहुत ही सुंदर मिश्रित शब्दों का प्रयोग, मिश्रित भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। इस तरह से आपको बहुत से शब्द मिलेंगे इसमें। संगीत का जादू, आप बुक में देखेंगे। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक लाइन पढ़ के इसके बारे में बताऊं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, आपको जब पढ़ेंगे आप तो आपको बहुत से ऐसे शब्द दिखाई देंगे जहाँ पे एक साथ आपको हिंदी और उर्दू कई जगह ऐसे है। वैसे तो पूरे बुक में, पूरे लेसन, पूरे चैप्टर में आपको दिखेगा हिंदी और उर्दू का साथ साथ प्रयोग, लेकिन कहीं कहीं एक ही साथ में मैंने पढ़ते समय ध्यान दिया था कि एक ही शब्द में एक पार्ट, शब्द का एक भाग हिंदी है, दूसरा भाग उर्दू, एक भाग उर्दू है, दूसरा भाग हिंदी। इस तरह से प्रयोग उन्होंने किया है। और इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग, एयर गन, दूरबीन, इस तरह से बर्ड वाचर, इस तरह से इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस लेसन में किया है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी विशेषता लेखक की। इसमें इन्होंने जो है उपमा का भी बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। जैसे टापू की बजाय अथाह सागर, ये एक तरह से उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है, तो ये उपमा है। उसके बाद है इनकी भाषा शैली की 4 विशेषताएं आपको बतानी हैं। दूसरी विशेषता क्या है इनके भाषा की, भाषा बहुत ही क्लिष्ट है। बहुत ही क्लिष्ट भाषा का, हिंदी की क्लिष्ट भाषाओं का भी बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग किया है कि आपको पूरी तरह समझ में आए। वो भाषा क्लिष्ट भी है, बहुत ही साहित्यिक हिंदी का प्रयोग जिसमें किया गया है, और उसके बाद वो इतने अच्छे ढंग से किया गया है कि आपको उबाऊ न लगे। इसके अलावा क्या है, भाषा में रुचिकर बनाया गया है। एक संस्मरण है यह, फिर भी इतना रुचिकर है, आप देखेंगे कि आपको इस संस्मरण में भी बहुत ही रुचि, बहुत ही अच्छा लगा होगा पढ़ने में। इसके आगे सालिम अली की जो आप तीसरी विशेषता देखेंगे, इसमें 4 विशेषताएं, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं तो बहुत ही साधारण भाषा का प्रयोग किया है, कहीं इतने भावनाओं में बह गए हैं कि बहुत साधारण बातों के लिए ही भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े शब्दों का, वाक्यों का इस्तेमाल किया है। जैसे कि मौत के लिए इन्होंने बहुत बड़े वाक्य का, विस्तृत वाक्यों का प्रयोग, आप इसको इस तरह से हेडिंग दे सकते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, सांवले सपनों का एक हुजूम, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। एक साधारण सी बात को इन्होंने बहुत लंबे चौड़े वाक्य में प्रस्तुत किया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कोई चाह के भी उसको बचा नहीं सकता। इसको देखिए, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो बहुत लंबे चौड़े वाक्यों का प्रयोग इन्होंने कहीं कहीं रचा है। पता नहीं इतिहास में कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और सूफ गोपियों को अपने शरारतों का निशाना बनाया था। तो कहीं कहीं भावनाओं में बहकर इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग किया है। और अलंकारों का प्रयोग आपने देखिए लिया, उपमा के अलंकार इस तरह के, और इसके अलावा मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, मुहावरेदार भाषा भी है। तो इस तरह से आपकी 4 विशेषताएं
आपकी हो गई। और उपमा के रूप में इन्होंने देखिए एक इनके रूप में रूपक दिया, प्रस्तुत किया है सालिम अली के रूप में डी.एच. लॉरेंस को। तो इस तरह से आप ये 4 विशेषताएं लिख सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको आप जो चित्र लेखक ने खींचा है उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि सालिम अली एक जीव विज्ञानी, प्रसिद्ध जीव विज्ञानी थे। पक्षियों के जीवन की देख रेख करना, पक्षियों का अन्वेषण करना, ये उनके जीवन का एक लक्ष्य था। मौत के आखिरी समय तक वो पक्षियों के पीछे, पक्षियों के अन्वेषण में ही लगे रहे। वह पक्षियों के अन्वेषण से उनको मौत भी दूर नहीं ले जा सकी। मौत के बाद ही उनकी आँखों से उनका दूरबीन हटाया गया। वह पक्षियों के लिए, प्रकृति की उत्थान के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए वह प्रधानमंत्री से मिले, अर्थात वह प्रकृति के बहुत प्रेमी थे, प्रकृति से उन्हें अत्यंत लगाव था। और वो जो है एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे जिसको कोई चाह कर भी, जिसका कोई था न लगा सके, जिसका कोई अंदाज़ा न लगा सके, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। एक विस्तृत जो व्यक्तित्व होता है, जिसको समझ पाना मुश्किल होता है, तो जो इस तरह के छोटे संकुचित दायरे वाले प्राणी या व्यक्ति हैं, उनके लिए उनको समझना आज भी उतना ही कठिन है। मौत के बाद भी उनको समझ पाना कठिन है। और वह ऐसे व्यक्ति थे कि उनकी आज भी हमारे समाज में, हमारे प्रकृति के लिए उनका लौटना आज भी आवश्यक है। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग बार बार हमारी दुनिया में आते रहें और इस प्रकृति को फिर से पुनर्जीवन देने का प्रयास करते रहें। आपका आखिरी क्वेश्चन है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको 4-5 लाइन की टिप्पणी इस पे लिखनी है। सांवले सपनों की याद शीर्षक क्यों दिया? तो यहाँ पे पहले जो सालिम अली की आंखों में जो स्वप्न बसा हुआ था पक्षियों के प्रति, उस सपने को लिए हो, वो स्वर्णिम सपना, सुनहरा सपना था जो वो पक्षियों के लिए देखते थे। रंग बिरंगे पक्षियों का वो सपना उनकी आंखों में जो बसा हुआ था, उनके साथ ही वो सपना चला गया। तो वो सपने एक तरह से सांवले पड़ गए। लेखक उनकी याद को और उनके आंखों में बसे हुए उस सपने को अपने शब्दों में सांवले सपनों की याद देता है। तो हमारे हिसाब से यह एक उचित शीर्षक है और यह एक रहस्यात्मक शीर्षक भी आप कह सकते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे जब भी सांवले सपनों की याद, तो एक रहस्य सा लगेगा कि यह क्या है, किसके बारे में लिखा गया है। जो एक आपको देखिए पहले शीर्षक है सांवले सपनों की याद, फिर एक चित्र दिया गया है एक पक्षी का। तो आप एक रहस्यात्मक शीर्षक है, एक रहस्य में उलझ जाता है इंसान कि क्या है ये शीर्षक, इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये टिप्पणी आप कर सकते हैं इस तरह से कि एक रहस्यात्मक शीर्षक है। और जो सालिम अली की आंखों में जो पक्षियों को लेकर, प्रकृति को लेकर जो सुनहरा सपना था, उनकी मौत के बाद लेखक उन सपनों के बारे में सोचता है जो कि उसके आंखें बंद करने पर वो सपने जो सुनहरे थे सांवले हो चुके हैं, वो सिर्फ याद बन चुके हैं। कोई भी चीज़ जब आपके सामने प्रत्यक्ष होती है तो उसका कोई कलर होता है, तो वो जो सुनहरा कलर था वो याद बन गया, तो वो सांवला हो गया, सिर्फ याद बन के रह गया। तो इसलिए हमारे हिसाब से यह शीर्षक उचित ही है। तो ये चैप्टर बेटा आपका क्वेश्चन आंसर 7 क्वेश्चन थे आपके, कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो इस सप्ताह आपका जो टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट जो आपका होता है, उसमें यही आपका सिलेबस होगा, ये आपका पोर्शन होगा, यही लेसन। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे
और तैयार करेंगे। चूँकि क्वेश्चन आंसर मैंने ये करवा दिया है नोट्स आपका, लेकिन क्वेश्चन आंसर किस टाइप के आ रहे हैं आपने जो 2-3 एग्ज़ाम दिए उससे आपको पता ही चल गया। इसलिए आप जो ये चैप्टर हो जो भी पढ़ाया जाए उसको अच्छे से रीड करना ना भूलिए, बार बार रीड कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे इससे ही निकलते हैं। तो रीड करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।